अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। जैसे हमें दिया है कि सर्कुलर कॉइल है, उसमें 100 टर्न्स है, रेडियस 0.05 मीटर दिया है, कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। वर्क डन पूछा है, रिक्वायर्ड टू टर्न द कॉइल इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला थ्रू 180 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इनिशियल एंगल की इन्फॉर्मेशन है, फाइनल एंगल की इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एम बी में एम का वैल्यू आपको पता ही है, एन आई ए बी। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा, वन। कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा, -1। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। प्लेन ऑफ कॉइल हमें दिया है ना इनिशियली एट राइट एंगल, तो प्लेन ऑफ कॉइल इनिशियली एट राइट एंगल है, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। ठीक है ना, तो 0 से 180 लेके गए, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.235, 0.2335 जूल। वी कैन चेक आवर आंसर। इसके बाद हमें अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कुलर कॉइल है, 25 टर्न है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, करंट है 10 एम्पियर, सस्पेंड किया हुआ है वर्टिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका मैग्नीट्यूड 1.2 टेस्ला है। फील्ड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फोर्स पूछा है, टॉर्क पूछा है कॉइल पर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा होगा, इन विच डायरेक्शन, और बैलेंसिंग टॉर्क कितना लगाना चाहिए ताकि ये जो कॉइल है ये ना घूम पाए। तो इनिशियली ऐसा सिचुएशन है, इसको हमें देख के सॉल्व करना है। तो देखिए, फोर्स के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। पहले ही हमने देखा था कि आधे पर ऊपर आधे पर नीचे, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, बीना साइन थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, तो देखिए इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो या तो अंदर या बाहर, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में, यानी एंगल क्या हो गया 90। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, बीना। तो बी हमारे पास है, आई हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25 दिए हुए हैं, एरिया पाई आर स्क्वायर से हम लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, ये आएगा 3.39। और टॉर्क का डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये वर्टिकली अपवर्ड आएगा, तो इसको रोकने के लिए हमें इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगाना होगा। तो अभी जो पोर्शन हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड का, उसका काफ़ी रिजेम्बलेंस हमारे इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ था। अब हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो बचा हुआ पोर्शन जो कि डिफरेंट है और जिसकी रिजेम्बलेंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में हम जानते हैं कि जो हमारे ज्योमेट्रिक नॉर्थ है और जो ज्योमेट्रिक साउथ है वो एक्चुअल में हमारा ज्योमेट्रिक नॉर्थ जो है वो एक्चुअल में हमारा मैग्नेटिक साउथ है, और जो हमारा ज्योमेट्रिक साउथ है वो हमारा एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ है। इसके अलावा ये जो हमारी मैग्नेटिक जो डाइपोल है अर्थ का, ये एक्सिस से जो है हमारे अर्थ के जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है उससे 11.5 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एंगल ऑफ डेप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये 2-3 चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जिनके लिए हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने 11.5 डिग्री आपको बता दिया। अब दूसरी बात करते हैं मैग्नेटिक एक्सिस की। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन जो पास करती है मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ से, और ये इंक्लाइन होती है ज्योग्राफिक एक्सिस से कितने डिग्री से, 11.3 डिग्री, 11.5 डिग्री। दूसरी चीज़ है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है कि जो हमारी एक्सिस है वहाँ से एक वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है, यानी आप किसी भी पोजीशन पे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है उसके ऊपर से आप एक प्लेन निकाल दीजिए, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएगा। इस पे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन बनाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है, जिसकी वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। बट ये आपको दिखेगा तभी जब आप क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बनाएंगे। उसमें आपको दिखेगा कि एक कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल है, एक कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे लिए इंटरेस्ट का है क्योंकि इसी से हमें क्या मिले थे, न्यूट्रल पॉइंट मिले थे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप समझ ही गए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अगर थीटा एंगल बना रही है हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के
हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हम कहेंगे कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, वर्टिकल कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच, टेन थीटा मतलब आप समझ ही गए, बी बराबर रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, सिंपल वेक्टर कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। डायग्राम में देखने से हमें सारी चीज़ें क्लियरली मालूम पड़ती हैं। ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, यहाँ ये आपने ऐसे अपना मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया, आपने देखा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एंगल पे इंक्लाइन होता है, ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, यानी जब हम बाहर मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टल से वो किसी एंगल पे झुक जाती है, जिस एंगल पे झुकती है उसको हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसकी वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट आए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आई होप आपको इस डायग्राम से क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारा, मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन के साथ में एंगल बनाता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं। तो यहाँ हमसे तीन ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। इसको हम अभी और आगे देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर मैग्नेटिज्म जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा हटके हैं, दूसरे जो चैप्टर्स हैं हमारे उनके साथ उनकी मिक्सिंग है, जैसे कि हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ हमारी रिजेम्बलेंस है, इस रिजेम्बलेंस के पीछे कारण क्या है, एटॉमिक मैग्नेटिज्म की बात हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो मैंने आपको बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप उसको करंट मान सकते हो, करंट मान सकते हैं तो फिर करंट कैरिंग लूप हो गया, करंट कैरिंग लूप हो गया तो फिर वो उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, उसके कारण अपना मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। तो जो हमारा बोर पॉस्टुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहाँ पर कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, हम अगर ऑर्बिटल करंट की वैल्यू देखें तो वो इतनी है 0.96 मिली एम्पियर। मैग्नेटिक इंडक्शन अगर न्यूक्लियस पोजीशन पे देखें, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस, तो ये वैसा ही है जैसे करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना है 12.8 टेस्ला का लगभग हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑलमोस्ट स्पीड इतनी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इतना होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इतना होता है। तो इन सारी डेटा को अगर हम रखेंगे तो हमें करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला पता है, उसमें रखने पर लगभग हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था आई इंटू ए, आई आपके पास है, ए आपके पास है, मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से लिख सकते हैं। ये सारा डेटा हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो मैग्नेटिज्म चैप्टर में पूछा जाए लेकिन उसका लेना देना एटॉमिक स्ट्रक्चर से हो तो हमारे हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। समझ में आ रहा है? ये एक्यूरेट फॉर्म था। अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो ऑर्बिटल करंट को आप नियरली 1 मिली एम्पियर मान सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन को आप 4 पाई टेस्ला ले सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को आप म्यू के बराबर ले सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में हमसे पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिज्म, जैसे कि पैरा, फेरो एंड डाया, और हिस्टेरेसिस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इनके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टर्म हमें पता होनी चाहिए कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली हमारे मैग्नेटिक फील्ड और परमिएबिलिटी का रेशो है। मैग्नेटिक फील्ड ओवर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यूनिट इसकी होती है एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या है, तो हमें पता है कि हमारा माइक्रोवेव जो है वो खाना गर्म किस बेस पे करता है, उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी मॉइस्चर होनी चाहिए। मॉइस्चर मतलब आपके वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं। जब हम उनको हमारे माइक्रोवेव में रखते हैं तो हमारे उन डाइपोल्स का अलाइनमेंट होता है, वो बार बार रोटेट किए जाते हैं जिसकी वजह से हीटअप हो जाता है हमारा मटेरियल। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, जब आप किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो आपके जो डाइपोल्स हैं उनका अलाइनमेंट होता है, तो आपका डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी भी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। फॉर्मूला इज एम वेक्टर अपॉन वी।
एम वेक्टर क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट है जो इंड्यूस्ड हुआ, वॉल्यूम तो आपको पता ही है। नाउ वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को अगर हम एक लाइन में समझें तो ये वो ईज है जिससे कि आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब कितनी आसानी से आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा मटेरियल, दैट इज डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये 1/h होता है, यानी हमने जो ऊपर अभी देख मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये उसका जस्ट उल्टा है। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी एंड ससेप्टेबिलिटी, ये हमारे काम का है। बी बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1+1/h, तो म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट 1+xm। एक्सएम इज ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। और अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए लिखें तो 1+xm। क्यों? क्योंकि म्यू अपॉन म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय permeability of free space or vacuum gives us relative permeability. For vacuum magnetic susceptibility की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आपकी जो relative permeability होती है वो कितनी होती है, 1। STP फॉर एयर, एयर के लिए ससेप्टेबिलिटी 0.04। इस डेटा पे एक बार नज़र डाल लीजिए, क्या पता कि पेपर में आपको इसी से डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगराइजेशन की, कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनमें आखिर में क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, एटसेट्रा। तो देखिए, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो सब्सटेंस को हमने रखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म में कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पैरामैग्नेटिक में स्पिन मोशन होता है। फेरोमैग्नेटिक में फॉर्मेशन ऑफ डोमेन्स होता है। डायमैग्नेटिज्म में ऑर्बिटल मोशन, पैरामैग्नेटिज्म में स्पिन मोशन, ठीक है। अगर सब्सटेंस को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डायमैग्नेटिक क्या दिखाता है, पुअर मैग्नेटाइजेशन दिखाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रहे कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जबकि पैरामैग्नेटिक क्या दिखाता है, सेम डायरेक्शन में, पुअर मैग्नेटाइजेशन। और फेरो क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग इन सेम। तो पुअर इन ऑपोजिट डाया, पुअर इन सेम डायरेक्शन पैरा, एंड स्ट्रॉन्ग इन सेम डायरेक्शन इज फेरो। यहां आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया और जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, उनका रिलेशन कैसा दिया हुआ है। फिर हम बात करते हैं IH कर्व की, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच की बात करते हैं। तो IH कर्व डायमैग्नेटिक के लिए कैसा होता है, I स्मॉल नेगेटिव वेरीज लीनियरली विद फील्ड। यहाँ स्मॉल पॉजिटिव वेरीज लीनियरली, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे डायमैग्नेटिक के केस में कर्व के लिए नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ वेरी लार्ज पॉजिटिव एंड वेरीज नॉन लीनियरली विथ फील्ड। मतलब लीनियर वेरिएशन नहीं होगा, नॉन लीनियर वेरिएशन होगा फेरो में। याद रखने वाली बात ये है, यहाँ नॉन लीनियर है, बाकी दोनों में लीनियर वेरिएशन है, और एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सिंगल एटम की बात करें तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, इनका कोई परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। इनमें क्या होता है, पैरा में होता तो है लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होता है, जब तक कि आप कोई मैग्नेटिक फील्ड ना लगाओ, ठीक है। जिसकी वजह से पूरे मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0। मतलब इसमें डाइपोल मूवमेंट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन आपका रैंडम ओरिएंटेशन होता है। डायमैग्नेटिक में तो होता ही नहीं है। और फेरो में क्या होता है, इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। सारे आपके जो डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यहाँ से मिलता है। यहाँ से कुछ मिलता ही नहीं है, रीज़न बीइंग दैट कि होता तो है, रैंडम है, और यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। फिर दूसरी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने मटेरियल रखते हैं, डाया, पैरा और फेरो, तो आपको क्या देखने को मिलता है। डाया के केस में आपको देखने को मिलता है कि ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ चलता है। रीज़न क्या है कि इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली ये किधर चलेगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ। यहाँ क्या होता है, पैरा में ये अलाइन सेम डायरेक्शन में होता है, तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से किधर चलेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन इसमें जो फोर्स होते हैं वो पुअर, भाई इसमें भी पुअर मैग्नेटाइजेशन होता है, इसमें भी पुअर होता है, लेकिन इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसमें सेम डायरेक्शन में होता है। और फेरो में क्या होता है, फेरो में सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मटेरियल रखेंगे तो आपको इस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन दिखेगा। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसको हम डाया मानते हैं, किसको हम पैरा मानते हैं, और कौन फेरो है। फेरो वाले ही हमारी परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। इसका आपने बहुत गुणगान सुना होगा, इसकी वजह से हमारे बहुत लॉसेज होते हैं। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन है, एक्सटर्नल फील्ड का, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने मैग्नेटाइजेशन के लिए लिखा है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ नॉन लीनियरली। बेसिकली इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि हम अपनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को वेरी करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं, सेम डायरेक्शन में करते हैं, तो किस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। और ये केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही शो करते हैं। इसका जो एरिया है वो सबसे काम की बात है, वो हमें लॉसेस देता है। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं कि आपने एक बार मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया, आपने मैग्नेटाइज कर दिया मटेरियल को, फिर आपने अपना मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, लेकिन आपका जो मटेरियल है वो तो मैग्नेटाइज होकर बैठ गया। अब आप चाहते हो कि उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल से अगर हो रहा है तो लॉसेस बहुत हैवी हैं। तो होता क्या है ट्रांसफार्मर के केस में, इससे हमें बहुत नुकसान होता है। हिस्टेरेसिस लॉसेस हम वहाँ पे देखते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो हमारा क्या होता है, एसी में बार बार फ्लक्स वो चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कॉइल्स एसोसिएटेड है उनमें भी आराम से काम हो जाए। लेकिन आपका अगर मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस ज़्यादा है, यानी वो लेकर बैठ गया है बात को और बात मान नहीं रहा है, आसानी से चेंज नहीं कर रहा है, तो हमें चीज़ों को बदलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। उसकी वजह से हमारे लॉसेज होते हैं, उसी को हम मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ये डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। ये ध्यान रखना है आपको कि वर्क डन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप का मतलब आपको समझ में आया कि बेसिकली ये हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ से टोटल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितना लॉस हुआ है हमारा कैलोरी में, जूल में। ठीक है, यहाँ पे WH वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। सोलेनॉइड है, 500 टर्न्स पर मीटर है, करंट उसमें 3 एम्पियर है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड 5000 दिया है। पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर हमें बताना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ऊपर बता दूं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ओवर मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिए हैं 500। हमें सबसे पहले और क्या दिया है, करंट दिया है 3 एम्पियर, और क्या दिया है, म्यू आर दिया है 5000। सबसे पहले हमसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछी है, यानी एच का फॉर्मूला होता है B/μ0। मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड होता है μ0NI/μ0। तो μ0 से μ0 कैंसिल हो गया, तो N/I। N दिया है 500 और I दिया है 3, ये आ गया 1500। फिर अगली चीज़ क्या पूछी है, मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो ये है हमारी ससेप्टेबिलिटी इनटू एच। इसके लिए ससेप्टेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ससेप्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखिए, परमेबिलिटी 1 + XM। तो परमेबिलिटी कितनी दी हुई है 5000, तो XM मिल गया। XM को यहाँ रखा, मल्टीप्लाई किया हमारे इससे H से, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो यहाँ XM हमको मिलेगा कितना, XM मिलेगा 4999। यहाँ से I निकालेंगे तो ये मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आसान है, वो कितना हो जाएगा, μ0 μr इंटू एच। म्यू आर का वैल्यू मालूम है, μ0 का वैल्यू मालूम है, एच हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 9.4 टेस्ला। मैं एक बार फिर बता दूं, हमने क्या किया, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया था, करंट दिया था और मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव दी थी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकाला B/μ0 करके। B का फॉर्मूला μ0NI लगाया, μ0 से μ0 कैंसिल किया, H मिल गया।
फिर हमने ससेप्टेबिलिटी निकाली म्यू आर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम से, तो एक्सएम का वैल्यू हमें मिल गया। वहाँ से हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकाला, कैसे, I बराबर एक्सएम एच, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, I ओवर एच, मैंने करेक्ट किया था बीच में, तो यहाँ से हमें I मिल गया। B का वैल्यू आपको पता ही है, म्यू नॉट म्यू आर एच से निकाल सकते हो, क्योंकि H का वैल्यू जो था वो B अपॉन म्यू नॉट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी M एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड H, सॉरी M नहीं है, ये म्यू है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ H फॉर विच मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर कैन प्रोड्यूस। तो हमें B का वैल्यू दिया है कि B हमें कितना चाहिए, 1, और हमें H का वैल्यू पूछा है और म्यू का वैल्यू हमको दिया है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हमें क्या लगाना है, B बराबर म्यू H लगाना है। B का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1 दिया है, म्यू का वैल्यू 0.4 H प्लस 12 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया है, और H का वैल्यू यहाँ पे, H का वैल्यू हमसे पूछा है। तो H को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू, एक ही तो वेरिएबल है यहाँ पे जो अननोन है, ये आएगा 500 एम्पियर पर मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ का मैग्नेटाइजेशन पूछा है हमसे। अर्थ मैग्नेटिक जो फील्ड है अप्रॉक्सीमेटली बाय जाइंट बार मैग्नेट मान लेते हैं, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, एक्सएम एच वाला? नहीं, ना तो ससेप्टेबिलिटी है, ना ही हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, एम बाय वी वाला। हर फॉर्मूला ज़रूरी होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हम लिख देंगे कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट है 8 इंटू 10⁻22। रेडियस हमें दिया ही है, भाई अर्थ को बड़ी बार मैग्नेट मानने के लिए बोला है। रेडियस ऑफ अर्थ को क्या लिख देंगे, तो 6400 किलोमीटर, यानी 10⁻³ पावर 3, क्योंकि स्फीयर है ना, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा 72.9 एम्पियर पर मीटर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।